वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से हम अपना सिलेबस कवर अप कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। वेट कीजिए बच्चों, बहुत कुछ हम आपके लिए नया लेके आने वाले हैं और इसीलिए हम ये जो सिलेबस है उसको पहले कवर कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम प्रिपरेशन है वो हम बहुत अच्छे से करवा सकें और आप एग्जाम से पहले अपना सारा कोर्स जो है वो अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, आज हम जो करेंगे शुरू वो चैप्टर है आपका 6 चैप्टर आपकी बुक 1 में से जो है न्यायपालिका या जुडिशरी। As you all know that we have read about the 3 organs of government। हमने सरकार के 3 अंगों के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया है। हमने पढ़ लिया है कि व्यवस्थापिका या विधायिका किस तरह से काम करती है। उन चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी हो चुके हैं और उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले वो वीडियोस देखिए। और आज हम पढ़ेंगे तीसरे ऑर्गन के बारे में जो भी उसी तरह इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है न्यायपालिका। अब ये 3 अंग क्यों? देखिए, पावर या सत्ता का जो बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो किसी भी सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर सारा का सारा पावर सरकार के किसी एक अंग को दे दिया जाएगा ना वो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करने लगेगा। तो एक नीति बनाई गई जिसको कहा गया चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना, संतुलन और नियंत्रण की नीति। तो ये संतुलन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन या शक्तियों का सत्ता का बंटवारा किया गया और ये बंटवारा जो है हॉरिजॉन्टल किया गया है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिजिक किया गया है। क्यों क्षैतिजिक किया गया है? ताकि सबको बराबर अधिकार मिले। अगर किसी को भी कम या ज्यादा रख दिया जाएगा ना तो फिर बाकी के अंग उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते, इसीलिए ये शक्तियों का बंटवारा, ये सत्ता का बंटवारा जो है हॉरिजॉन्टल किया गया है, क्षैतिजिक किया गया है, बराबर किया गया है। और इसी क्रम में हम आज तीसरे अंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि है न्यायपालिका या जुडिशरी। अब क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में जो सर्टेन टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ। क्या है न्यायपालिका की स्वतंत्रता? जो फ्रीडम मिली हुई है न्यायपालिका को, वो क्या है, उस फ्रीडम के मायने क्या है, क्यों न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, उससे हमें क्या फायदा है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो हमें क्या नुकसान है, ये सब हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका। हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उन राइट्स को न्यायपालिका किस तरह से सुरक्षित करती है। हालांकि कई बार आप ये चीजें पढ़ चुके हो, खास करके जब आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो अनुच्छेद 32 है, जो अनुच्छेद 32 है, उसके तहत हमारे सभी अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार न्यायपालिका को दे दिया गया है, हाई कोर्ट्स को भी दे दिया गया है। तो किस तरह न्यायपालिका रिट्स जारी करती है और हमारे अधिकारों की सुरक्षा करती है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद में संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। संविधान की व्याख्या देखो, जब कोई भी लॉ या कानून बनता है, चाहे वो सिंगल लॉ ही क्यों ना हो, सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है उसका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब उसको समझाना, उसको देखना कि क्या वो कितना सही है, कितना गलत है। कई बार हम किसी भी कानून का अलग अर्थ निकाल सकते हैं। अलग अर्थ मतलब इन अर्थों में कि उस कानून को बजाय निभाने के हम उसको भंग कर देते हैं। तो उस कानून का सही इंटरप्रिटेशन क्या है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है और ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किसने दिया है? ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं संविधान ने दिया है। उसके बाद में भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध कैसे हैं, इस बारे में भी हम इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टडी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमें न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों चाहिए। हमें एक व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऐसी क्या वजह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे पहले ज्यादा जरूरी होती है स्वयं की स्वतंत्रता के लिए।
हम इस देश में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, एक नागरिक के तौर पर हम अपने सारे अधिकारों का बिल्कुल आजादी के साथ पालन करना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्रता हमें कब मिलेगी और कौन दिलाएगा? वही दिलाएगा जो खुद स्वतंत्र होगा। तो जब ये सब चीजें हमें दिलाने का अधिकार संविधान ने न्यायपालिका को दिया है, तो जरूरी है कि न्यायपालिका भी उतनी ही स्वतंत्र हो। दूसरी वजह कि हमें न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों चाहिए, वो चाहिए हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। जरूरी है हमारे अधिकारों की रक्षा जो कर रहा है वो खुद अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो वो किस तरह हमें हमारे अधिकार प्रदान करेगा। और तीसरा, जो बाकी के दोनों अंग हैं सरकार के, उन पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने के लिए बाकी के जो दोनों अंग है, अगर न्यायपालिका उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं करेगी, उनके साथ संतुलन स्थापित नहीं करेगी, तो वो दोनों अंग कहीं ना कहीं स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। तो यानी कि खुद की स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, बाकी दोनों अंगों पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने के लिए, और उसके साथ साथ संविधान की सुरक्षा के लिए। ये सारी वजह हैं कि हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो अत्यधिक आवश्यक होती है। तो आप एक क्विक सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि आप पॉइंट वाइज ये ध्यान में रख सके कि क्यों हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड जुडिशरी फॉर आवर ओन इंडिपेंडेंस। इफ आवर जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट, how can it protect our independence? So our independence is also rely on the independence of judiciary. Second one, why we need the independent judiciary? To protect our rights. Our fundamental rights which are given by constitution are protected by judiciary. If judiciary is not independent, how it could protect our fundamental rights? Then the other thing why we need judiciary independent is other organs to maintain a check and balance situation with the other organs. And the last reason why we need independent judiciary is to protect our constitution. Judiciary protect our constitution, and that's why we need judiciary to be quite independent from the other organs. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसके क्विक से स्क्रीनशॉट के साथ ही। अब इसको एक बार थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती क्या है, ठीक है ना? पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे ताकि आप ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रहें। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? एक तो सरकार के अन्य दो अंग जो विधायिका और कार्यपालिका है, वो न्यायपालिका के कार्यों में किसी तरह की बाधा ना पहुंचाए, इंटरफेरेंस ना करे। ये नहीं हो कि प्रधानमंत्री ने कोई कानून पारित करवाया संसद से और फिर ये न्यायपालिका पर ये प्रेशराइज किया कि आप इसी कानून को जो है ऐसा का ऐसा रखोगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो संविधान की आत्मा पर अगर चोट पहुंचाई जाए तो न्यायपालिका को ये स्वतंत्रता दी जानी जरूरी है कि वो ध्यान रख सके कि कहीं कोई संविधान की आत्मा को चोट ना पहुंचा सके, न्यायपालिका के कार्यों में किसी तरह की बाधा ना पहुंचाए ताकि वो ठीक से न्याय कर सके। द फर्स्ट रीजन व्हाई वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, शुड नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट the work of judiciary in any way so that it can do justice properly। ठीक है, ये पहला रीजन है। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करे, काम में तो बाधा पहुंचाए नहीं, निर्णय भी किसी भी प्रकार से उनको प्रभावित करने की कोशिश ना करे। द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजंस ऑफ द जुडिशरी। द डिसीजंस शुड बी फेयर एंड फ्री ऑल द टाइम। देन
न्यायाधीश जो है बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर सके, उनको किसी चीज का डर नहीं रहे, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जजेस कैन डू देयर वर्क विदाउट फियर और डिस्क्रिमिनेशन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दो, उसको बिल्कुल खुला छोड़ दो ताकि वो चाहे जैसे करे, मनमानी से व्यवहार करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति भी जवाबदेह है, ये भी हमें साथ में ध्यान रखना होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी डज नॉट मीन ऑटोक्रेसी और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। Judiciary is a part of the democratic political structure of the country. The judiciary is accountable to the country's constitution, democratic tradition and people. तो जुडिशरी ठीक है, डायरेक्टली उत्तरदायी नहीं है, डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी ध्यान में रखना होता है कि पीपल ऑफ इंडिया इज रिले ऑन अस एंड वी हैव टू पुट इट इन अ पॉजिटिव मैनर। अब इसके लिए किया क्या गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वो सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, केवल अपवाद स्वरूप ही विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। अब उनको पता है कि अगर हम उनके सरकार के खिलाफ भी कोई निर्णय देते हैं तो सरकार हमारा कार्यकाल न कम कर पाएंगी, ना हमें हटा पाएंगी, ठीक है। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। The tenure of the judges is fixed. He remains in the post till the retirement. Judges can be removed only in exceptional circumstances. Moreover, his tenure cannot be reduced. Due to the security of tenure, judges are able to do their work without fear or discrimination. Very difficult procedure has been prescribed in the Constitution for the removal of the judges. The framers of the Constitution believed that if the process of removal was difficult, then the office of the members of judiciary would be protected. तो बहुत दूरदर्शी थे हमारे संविधान निर्माता, जिन्होंने ये सब चीजें पहले से सोच रखी थी कि किस तरह से हमें न्यायपालिका को स्वतंत्रता देनी है। दूसरा कि किस तरह से स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है, इसका दूसरा तरीका यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। उनकी सैलरी जो है वो ना तो कार्यपालिका उसको डिसाइड कर सकती है, ना ही विधायिका उसको डिसाइड कर सकती है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीश के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना भी नहीं की जा सकती। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना। अगर कोई डिसीजन दिया है किसी भी न्यायाधीश ने तो पब्लिकली उसको किसी भी तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय उसे दंडित करने का भी अधिकार रखती है। ये चौथा वे है न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने का। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकता। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वो उनके हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। उसके अलावा संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होती है। तो तीनों चीजों के भय से मुक्त है। कार्यकाल के भय जो है कम करने या हटाने के भय से मुक्त है, वित्तीय भय से मुक्त है और साथ ही साथ अपनी आलोचना के भय से भी न्यायपालिका को मुक्ति दे दी गई है। The judiciary is not financially dependent on the legislature or the executive. According to the Constitution, the approval of the legislature will not be taken for the salary and allowance of the judges. The action and decisions of judges cannot be criticized individually. If someone is found guilty to contempt of court, the judiciary has the right to punish him. It is believed that this right will protect the judges from no one and no one will be able to criticize them illegitimately. Parliament can discuss the conduct of judges only when it is considering as a motion of removal to them.
दिस अलाउज द जुडिशरी टू डिसाइड इंडिपेंडेंटली फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इस तरह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुनिश्चितता जो है हमारे संविधान में कर दी गई है। अब पढ़ते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है। इसको कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम, आइए समझते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से एक परंपरा बन गई है, एक ट्रेडिशन बना हुआ है। क्या है वो ट्रेडिशन कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। जो सबसे सीनियर होंगे जजेस में, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, उसी को इस पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 2 बार इस परंपरा को तोड़ा गया है, आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार केस स्टडीज या छोटे क्वेश्चन में इस तरह की बातें पूछी जाती है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई थी। तो यानी 1973 1975 में 2 बार ये जो परंपरा है ये तोड़ी गई थी। इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम CJI भी कहते हैं, जिन्हें it has become a tradition over the years that the senior most judge of the Supreme Court will be appointed to the post, but this tradition has also been broken for twice. In 1973, Justice A.N. Ray was appointed as the Chief Justice of India, bypassing 3 senior judges. Then in 1975, Justice M.H. Beg was appointed, superseding Justice H.R. Khanna. ठीक है ना, ये 2 बार for the twice it was broken. Then सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। ये आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स other judges of the Supreme Court and High Courts on the advice of the Chief Justice of India CJI, given the advice। इसका अर्थ ये हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास है। क्या वास्तव में सलाह ही काफी होती है? फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? अगर राष्ट्रपति ने किया इसका मतलब राष्ट्रपति खुद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सारी नियुक्तियां जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा। तो क्या इसमें भी मंत्रिमंडल को ही ज्यादा सुप्रीमेसी प्राप्त है? दिस मीन्स दैट द रियल पावर इन रिलेशन और टू अपॉइंटमेंट्स rests with the council of minister. Then what is the importance of consultation with the CJI? क्या फिर मतलब क्या रहा? तो ये क्या मतलब रहा ये पढ़ते हैं, देखते हैं। Between 1982 and 1998, the subject repeatedly came up before the Supreme Court. Initially, the court was of the view that the role of the CJI was purely advisory. But later the court agreed that the president must obey the advice of the CJI. Eventually, the Supreme Court made a new agreement. According to this, the Chief Justice of Supreme Court, in consultation with the other 4 senior most judges, would propose some names, and from among them, the president would make appointments. Thus, the Supreme Court established the principle of collectivity with the regard of the recommendation of appointment. ठीक है ना, तो ये एक सिस्टम बनाया गया जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। 1982 से 1998 के बीच में ये विषय बार बार उठा। शुरू में न्यायालय का ये विचार था या न्यायालय को ऐसा लगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो भी भूमिका होती है वो बिल्कुल सलाहकार की है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर ही माननी चाहिए। आखिरकार एक नई व्यवस्था की गई। अब ये व्यवस्था क्या है, ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जिसको सामूहिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, वो आपको समझनी जरूरी है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। यानी कि इनको कहा जाता है सामूहिकता का सिद्धांत, कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं CJI विल प्रिस्क्राइब सम नेम,
और उसके लिए वो भी क्या करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनकी और सीजेआई की एक बैठक होगी, जिसमें सीजेआई और वो मिलके कुछ नाम जो है प्रपोज करेंगे और उन नामों की लिस्ट राष्ट्रपति को दी जाएगी और उन्हीं में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेंगे। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया कि यानी सीजेआई अकेले कोई फैसला नहीं करेंगे, वो भी इसके लिए सामूहिक रूप से सलाह देंगे। अब है न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों को उनसे पद से हटाना बहुत कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है और आप सबको पता है विशेष बहुमत क्या होता है। द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द स्पेशल मेजोरिटी। जो संसद का 2/3 बहुमत होता है उसी को विशेष बहुमत कहा जाता है। It is quite difficult to remove the judges of the Supreme Court and High Courts from their posts. He can be removed from the post only in case of misconduct or disqualification. Charges against a judge require the approval of the special majority of parliament. ठीक है ना, विशेष बहुमत हमेशा जरूरी होता है। प्रोसीजर क्या होता है या इस प्रोसीजर के रिगार्डिंग हम एक केस स्टडी देख लेते हैं। Procedure for removal of the judge on impeachment case study. Justice Ramaswamy was accused in 1991. He was the Chief Justice of the Punjab and Haryana Court. That as the Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, he was committed financial irregularities. For the first time, 108 members of Parliament signed an impeachment motion to remove a Supreme Court judge. After this, in 1992, a high-level inquiry committee of judges of the Supreme Court was investigated. तो ये इसको केस स्टडी के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि बहुत कम ऐसे मामले आए, रेयर ऐसे मामले आए हैं जब हमारे न्यायाधीशों पर इस तरह के कोई कदाचार के मामले लगे हैं। 1991 में न्यायमूर्ति रामास्वामी पर आरोप लगा था, वो पंजाब और हरियाणा न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, कि पंजाब और हरियाणा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय समिति ने इसकी जांच की थी। न्यायाधीश रहते धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का उनको दोषी पाया गया। इतने कठोर आरोपों के बावजूद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद मतदान करने वाले सदस्यों के तो 2/3 बहुमत मिल गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महाभियोग की वोटिंग के लिए सदन में मतदान में भाग नहीं लिया, जिसके कारण महाभियोग प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया था। क्या आप जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया को तभी पूरा माना जाएगा जब उनमें विशेष बहुमत पारित हो। अब क्या है वो विशेष बहुमत, ये पढ़ लिया, फिर भी अब 2/3 तो मिल ही गए थे, तो फिर विशेष बहुमत क्या है ये बताती हूं मैं आपको। यूज ऑफ द पब्लिक मनी फॉर प्राइवेट पर्पस व्हाइल ए जज एंड ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ फ्लोटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ moral turpitude and willful serious abuse of the office. Even after such harsh allegations, the impeachment on Ramaswamy could not be proved in Parliament. The 2/3 of the votes of the members present in the House voting in favor of the impeachment motion, but the Congress party did not participate in the voting of the House for the impeachment votes, due to which the impeachment motion could not get the support of the half of the total members of the House. You know that process of impeachment will be considered completely only if it is passed by special majority. तो क्वेश्चन वही आ रहा है बार बार कि क्या है फिर ये स्पेशल मेजोरिटी। अगर 2/3 के वोट्स जो है उनको मिल गए थे, फिर भी स्पेशल मेजोरिटी क्या है। देखिए दो चीजें होती है, दो कंडीशंस होती हैं, आप ये देखिए ध्यान से। पहली कंडीशन होती है
उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। और दूसरी कंडीशन होती है कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। समझ रहे हैं आप? अब जरा इस सिचुएशन से कंपैरिजन कीजिए। हालांकि जो सदन में मौजूद थे उनके तो 2/3 पड़ गए, यानी कि जो उपस्थित सदस्य थे उनके तो 2/3 बहुमत उनको मिल गए थे, लेकिन जो कुल सदस्य हैं सदन के, टोटल जो 543 मेंबर्स हैं, 543 का 2/3 चाहिए होता है। ये नहीं कि अगर किसी दिन सदन में 100 सदस्य आए हैं तो उन्हीं में से 2/3 हो गए तो चलेंगे। कुल जो 543 मेंबर्स हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए, यानी उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत नहीं है। विशेष बहुमत होता है कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, तभी वो महाभियोग जो है वो पास माना जाएगा। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि विशेष बहुमत क्या होता है। अब पढ़ते हैं हमारे न्यायपालिका की संरचना कैसी है। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। क्या होता है एकीकृत और न्यायपालिका? जैसे देखिए, भारत भी एक संघीय राज्य है और अमेरिका भी एक संघीय राज्य है, लेकिन अमेरिका में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की अपनी न्यायपालिका है, ठीक है ना। वो न्यायपालिका में अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन भारत में जो न्यायपालिका है वो पूरे भारत के लिए एकीकृत तरीके से काम करती है। तो इस तरह से जब पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका कार्य करती है तो उसको एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह है, ठीक है ना। पिरामिड कैसे? देखिए, जिस तरह से सेशन कोर्ट है, मान लीजिए सेशन कोर्ट है, कई सारे सेशन कोर्ट, अब कुछ सेशन कोर्ट के ऊपर क्या कर दिया गया, एक हाई कोर्ट लगा दिया गया, ठीक है ना, और सारे हाई कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये एक जो संरचना हो जाती है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो है वो भारत में अपनाया गया है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ यूनिफाइड judicial system. This means that unlike other federal countries of the world, India does not have separate provincial level courts. The structure of the judiciary in India is like a pyramid with the Supreme Court at the top, followed by the High Court and the district and subordinate courts at the bottom. ठीक है, ये आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से भारत में न्यायपालिका की संरचना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला और फिर अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है ना। अब साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि ये करते क्या क्या है। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो भारत के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वो फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करते हैं। जो छोटे मोटे मुकदमे आते हैं उन पर विचार करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। उसके बाद उनके ऊपर जिला अदालतें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। जिला अदालतों में दायर मुकदमों की सुनवाई की जाती है। निचली अदालतों के फैसले, यानी अधीनस्थ न्यायालय ने अगर कोई फैसला दिया है तो उन फैसलों के खिलाफ अगर कुछ कहा जाएगा या फिर उनकी बात की जाएगी तो वो जिला अदालतों में किया जाएगा। गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले होंगे, किसी की हत्या या रेप से संबंधित, तो वो भी जिला अदालतों में दायर किए जाएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डील्स विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, कंसीडर्स अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स, डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है ना। तो ये जिला अदालतों का काम होता है। उनके ऊपर होती है उच्च न्यायालय, ये निचली अदालतों की, जिनमें ये भी आते हैं और ये भी आते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो जो उच्च न्यायालय होते हैं वो इन पर भी कंट्रोल रखते हैं और इन पर भी कंट्रोल रखते हैं, ठीक है ना। ये मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी मुकदमे राज्य की हाई कोर्ट में निपटाए जाते हैं और ये अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं। तो नियंत्रण किस तरह से? उच्च न्यायालय जिला अदालतों का, जिला अदालत सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। हाई कोर्ट्स कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स।
can issue writs for restoring fundamental rights, can deal with the cases within the jurisdiction of the state, experiences superintendence and control over the courts below it. ये होते हैं उच्च न्यायालय के काम। और सबसे ऊपर होते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालयों पर, उसके साथ साथ उच्च न्यायालयों पर और उसके साथ साथ जिला अदालतों पर तक पूरा ही कंट्रोल बना के रखते हैं। ठीक है, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य ही होते हैं। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रांसफर्स कर सकते हैं, तबादले कर सकते हैं, किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं, किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, its decisions are binding on all the courts, can transfer judges of high court, can move cases from any court to itself, can transfer any case to one high court to the another. ये सेम वही पिक्चर है जो आपकी बुक में दी गई है, whether you are in हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, you can see this picture in your book and understand it very well. Next हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन। क्या होते हैं क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और मैं किसी स्पेसिफिक क्लास की क्लास टीचर हूं। ठीक है, अभी क्या होगा, मेरा क्षेत्राधिकार कहां तक होगा कि उस क्लास के बच्चे प्रॉपर्ली बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस क्लास के बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं। क्या मैं दूसरी क्लास में जाके पूछूंगी कि कौन सा बच्चा एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, किसी के पेरेंट को? नहीं ना, मेरा ज्यूरिसडिक्शन, मेरा क्षेत्राधिकार मेरी क्लास तक। तो ठीक वैसे ही किस तरह से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार स्थापित किए जाए, कहां तक न्यायपालिका को कुछ कहने करने का अधिकार है, वो आते हैं उसके ज्यूरिसडिक्शन में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन फिर भी ये संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज कर दिए गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय को एक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड, बट ही वर्क्स विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। The functions and responsibilities of the Supreme Court are recorded in the Constitution. The Supreme Court has a special kind of jurisdiction. क्या है वो क्षेत्राधिकार, ये देखते हैं। ये भी सेम पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, वेदर यू आर ऑफ द बोथ मीडियम्स, हिंदी और इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो इसीलिए इस पिक्चर के माध्यम से अगर आप समझोगे ना, तो बहुत आसानी से आपको क्षेत्राधिकार समझ में आ जाएंगे। तो जब हम क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है संघ और राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के बीच आपसी विवादों का निपटारा। द फर्स्ट jurisdiction कैन बी कंसीडर एज द ओरिजिनल jurisdiction एंड द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल jurisdiction इज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी राज्य को केंद्र की किसी भी प्रक्रिया से कोई नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो वो जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या किन्हीं 2 राज्यों के बीच, जैसे हमने देखा है काफी सारे जल विवाद हुए हैं, कावेरी जल विवाद बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्प्यूट रहा है, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? किसी एक राज्य का न्यायालय? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार की रचना की गई है। तो इस तरह के कोई भी केसेस जो आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद में दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। अगर कोई भी केस जो है हाई कोर्ट्स में से निकल चुका है, वहां फैसला हो चुका है, लेकिन उससे कोई बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं है कोई भी एक पक्ष, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन मींस ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। तो ये है इसका अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन। फिर है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। जनहित के मामलों और कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। और उसके अलावा एक क्षेत्राधिकार है जो है जिसको कहते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट लगाई जाती है। ये आपने जब अधिकार पढ़े थे तो बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। ये क्या क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश,
उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा इन सबको जारी करने का अधिकार है। The writ can be issued writs of like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto to protect the fundamental rights of the individual. उसके अलावा एक बहुत ही विशेष अधिकार दिया गया है हमारे उच्चतम न्यायालय को कि भारतीय भूभाग की किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले या किए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटिशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति है। Can grant special leave on the appeal from any judgment or matter passed by any court in the territory of India. ठीक है, तो ये क्षेत्राधिकार में काउंट होते हैं। आप इसको इसी तरह याद करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको याद भी रहेंगे। योर आंसर इज गोइंग टू बी द परफेक्ट। इसके अलावा दो अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की भी शक्ति है। हो सकता है किसी समय कोई आदेश जो है विशेष परिस्थितियों के तहत दिया गया तो उसको भी बदलने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। Article 137 says the Supreme Court shall have power to review any judgment passed or ordered or made by it. और अनुच्छेद 144 कहता है कि राज्य के क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। आर्टिकल 144 says all civil and judicial authorities within the territory of India shall act with the aid of the Supreme Court. और इसी के तहत आपको पता है कि आपके क्षेत्र में अगर कर्फ्यू लगाया जाता है या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो वो काम की जाती है, तो वो इसी अनुच्छेद के तहत होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यूं मान लीजिए कि अगर हम स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल और बाकी चीजों से ऊपर उठें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। ठीक है, The main instrument of the judicial activism in India has been public interest litigation और social action litigation. तो इनके तहत न्यायिक सक्रियता जारी की जाती है। सक्रियता होती क्या है? देखो न्यायिक सक्रियता क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये कहा गया है कि कोर्ट क्या काम करेगी। कोर्ट के सामने अगर कोई मामला रखा जाएगा तो कोर्ट उस पर विचार करेगी और उसके बारे में या तो अपने निर्णय देंगी या अपनी सलाह देगी। ठीक है, लेकिन कब? जब कोर्ट के सामने वो मामला रखा जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कोर्ट के सामने रखी नहीं जाती। लेकिन हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम सामाजिक इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, हम समाज में रहते हैं और समाज के नॉर्म्स के अनुसार काम करते हैं, अपनी डिग्निटी के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में कई बार कई सारे मामले जो है वो कोर्ट अपने आप से अडॉप्ट करता है और उन पर फैसले देता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आप दिल्ली में अभी प्रदूषण का मामला चल रहा है या कई सारे और केसेस चलते हैं जहां कोर्ट जो है अपने संज्ञान लेता है। तो इस तरह से संज्ञान लेना, किसी और की जारी की गई या किसी और के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे पर सुनवाई करना, ये जनहित याचिका में आता है या इसको हम न्यायिक सक्रियता भी कह सकते हैं। जनहित याचिका क्या होती है? देखिए, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैंने कोर्ट में केस दायर किया, ठीक है, लेकिन वो तो मेरे अपने लिए हो गया। लेकिन अगर मैंने समाज में कुछ गलत होते हुए देखा और उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अगर मैं कोर्ट में जाऊं तो उसे क्या कहेंगे? उसे जनहित याचिका कहेंगे। देखिए, पर्सनल जो है याचिका और जनहित याचिका में ये फर्क है। जनहित याचिका में जो केस दायर करता है वो खुद वादी नहीं होता, वादी कोई और होता है, तो ऐसे में उसे जनहित याचिका का नाम दिया गया है। यही चीजें हम किस में पढ़ेंगे? न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन पहले तो यही था कि भाई कोई व्यक्ति अपने लिए अदालत में जा सकता है, लेकिन 1979 से इस अवधारणा में बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है ना, ये ईयर आपको कंसीडर करके रहना है कि 1979 में बहुत बड़ा बदलाव आया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था।
चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, इसलिए इसे और ऐसे जैसे अनेकों मामलों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। This means that the case of violation of his rights or in any dispute, a person can approach the court to get justice. This concept get changed in 1979. Initiating this change in 1979, the court decided to hear a case filed not by the victims but by others on their behalf. Since a matter of public interest was being dealt with in this case, this and many other similar litigations were named as public interest litigation, यानी जनहित याचिका। आप थोड़ा इसको वाइडर सेंस में समझिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं जानवरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, क्या जानवरों के कोई अधिकार नहीं है? क्या जानवरों की सुनवाई का अधिकार नहीं है? क्या जानवरों को न्याय प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? लेकिन वो खुद तो नहीं जानते कि कोर्ट में कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे हमें अपनी याचिका दायर करनी है, कैसे हमें इंसाफ प्राप्त करना है, कैसे हमें केस लड़ना है, कैसे हमें वकील हायर करना है, वो तो नहीं जानते। तो उनकी तरफ से कोई तो करेगा ना। तो इस तरह के जो मामले होते हैं जो किसी दूसरे के बिहाफ पर दर्ज किए जाते हैं, वो जनहित याचिकाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित याचिका, या जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो न्यायिक सक्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण है, वो है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार का। ठीक है। सर्वप्रथम 1979 में जो केस दर्ज हुआ था, जिसके बारे में हमने बात की थी, वो यही था। में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी कि कई सारे कैदी ऐसे हैं जो बरसों से जेल में बैठे हैं। मतलब उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने जो अपराध किया है, उससे बहुत ज्यादा सजा तो उन्हें को मिल ही चुकी है। बिहार की जेलों में कैदियों को काफी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उनमें सजा भी होती तो भी इतनी लंबी अवधि के लिए वो कैदी नहीं रह सकते थे। तो इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने याचिका दायर की, वो थी हुसैन आरा खातून। सर्वोच्च न्यायालय ने ये मुकदमा चलाया और ये पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस मुकदमे को हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता। तो ये केस स्टडी है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि विच इज कंसिडर एज द फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार गवर्नमेंट इज नोन एज द फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। For the first time in the year 1979, some newspapers appeared in the newspapers about the under trials. Persons in Bihar jails were being held captive for a long time. The crimes for which they were arrested, even if they were punished in that, even then he or she could not remain a prisoner for such a long period. Based on this news, a lawyer filed a petition. The Supreme Court tried this case and it became famous as the first PIL. PIL means Public Interest Litigation. This case was called हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ और प्रसिद्ध जनहित याचिकाएं जो हम पढ़ चुके हैं, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार जेल में बंद कैदियों के लिए। दूसरी है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, जो 1980 में फाइल की गई थी। ये फाइल की गई थी दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों पर हो रही प्रताड़ना के खिलाफ। और तीसरी जो बहुत फेमस हुई थी वो 1984 में फाइल की गई थी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार। ये गरीबों और दलितों के अधिकारों के लिए फाइल की गई थी। So we have already studied Hussain Ara Khatun versus Bihar government. The second can be considered very prominent as Sunil Batra versus administration of Delhi. It was filed in 1980 and it was filed for the torture of prisoners in Delhi Tihar jail. Then Bandhua Mukti Morcha filed a case versus Government of India in 1984 and it was on the basis for the rights of the poor and downtrodden. अब ये जो न्यायिक सक्रियता है, अभी हमने देखा कि चलो अपना केस दर्ज किया, उसके अलावा भी आप दूसरों के केस भी दर्ज कर सकते हो। ये कितनी सही है और कितनी गलत है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो वो देख लेते हैं हम, न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिकाओं के सकारात्मक या पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या पड़े।
जनहित याचिकाओं या जिनको हम न्यायिक सक्रियता भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अगर दोनों आए, दोनों में से कोई भी स्पेसिफिक टर्म आए तो आप प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों एक ही बात है। इनका हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। न्यायिक सक्रियता के कारण ही व्यक्तियों को नहीं बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। तीसरा, इसने न्याय व्यवस्था को ज्यादा लोकतांत्रिक बना दिया। चौथा, जनहित याचिकाओं और का एक और लाभ ये हुआ कि कार्यपालिका बहुत अधिक उत्तरदायी बन गई है और न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिकाओं के द्वारा चुनाव प्रणाली में भी सुधार हुए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रयासों में भी ज्यादा सुधार किए गए। Public interest litigations or PIL had a huge impact on our political system. Due to judicial activism, not only individuals but also various groups got the opportunity to go to the court. It democratized the judicial system. Another advantage of the PILs was that the executive forced to become more responsible and accountable to the public. The electoral system was also reformed through judicial activism or public interest litigations. Efforts to conduct free and fair elections were improved. लेकिन सब कुछ सकारात्मक नहीं होता, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। तो इनके नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं? सबसे पहला, इसने न्यायाधीशों के काम का बोझ बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा काम हो गया। अब कोई भी अगर कुछ भी गलत होते देखता है तो जाते हैं और PIL दायर कर देते हैं, जनहित याचिका दायर कर देते हैं। न्यायिक सक्रियता से विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का जो अंतर है वो धुंधला हो गया। वरना एक सेपरेट लाइन थी कि दिस वर्क इज सपोज टू बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव ओनली, दिस वर्क इज सपोज टू बी डन बाय द लेजिस्लेटिव ओनली एंड दिस इज फॉर द जुडिशरी। बट these PILs have made quite confusing scenario। बहुत ज्यादा जो है धुंधला हो गया है इन सब के बीच का अंतर कि कौन सा काम किसको करना चाहिए। क्या इस तरह से कानूनों का रिव्यू और हर बार पब्लिक के बारे में सुनना क्या न्यायपालिका का काम है? क्या ये कार्यपालिका का काम नहीं है? क्या ये विधायिका का काम नहीं है? न्यायालय ऐसी समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए था। ठीक है ना, क्लियर है? इससे सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन थोड़ा मुश्किल हो गया और न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है कि जो चेक एंड बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL blurred the distinction between the functions of the legislature, the executive and the judiciary. This has increased the workload of the courts. The courts got entangled in a problem that the executive should solve. And this has made difficult to maintain a mutual balance between the three organs of the government. अब थोड़ा सा हम इन चीजों से हटके और अलग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने देखा था वो क्या था? वो ये था कि रिलेशनशिप क्या है जुडिशरी और अथॉरिटी के बीच में, अधिकारियों और जुडिशरी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। द जुडिशरी इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स टू सच मेथड्स बाय विच द सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोटेक्ट द राइट। अब वो दो मेथड क्या क्या हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है? न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला, ये अनेक रिट जारी कर सकता है जो हमने बार बार पढ़ी हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण। ये सब जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है और इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 226 के अनुसार ऐसी ही रिट उच्च न्यायालय भी जारी कर सकते हैं। तो ये पहला विधि है जिसके द्वारा न्यायपालिका जो है अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है। First, it can re-establish the fundamental rights by issuing several writs like habeas corpus, mandamus, inducement, etc. The details of these are given in the Article 32 of the Constitution, and according to the Article 2 to 6, the High Court also have the power to issue these kind of writs. दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर
उसे लागू होने से भी रोक सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 13 में इसका विवरण दिया गया है। आप सबको पता है 12 से लेकर 35 तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 12 में ये बताया गया है कि राज्य क्या होता है, और 13 में न्यायपालिका को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी कानून जब बनता है तो वो कानून सबसे पहले न्यायपालिका द्वारा ही देखा जाएगा कि किस तरह से ये लागू किया जाना चाहिए, सही है भी या नहीं। The second, Supreme Court can declare any law unconstitutional and stop it from being implemented. Its details are given in the Article 13 of the Constitution. इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं, या जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है। यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर रद्द भी कर सकता है। हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और यह अनुच्छेद 13 के तहत कहा गया है। Judicial review is perhaps the most important power of the Supreme Court. Judicial review means that the Supreme Court can review the constitutionality of the law. If it is contrary to the provisions of the Constitution, then the court can declare it unconstitutional and cancel it. Although the word judicial review is not used anywhere in our Constitution, in the case of federal relations, also the Supreme Court can exercise its powers of judicial review. तो जो इस चैप्टर में हम जो भी पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, वेदर दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस, वेदर दे आर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब जुडिशियल रिव्यू जो है, इससे शक्ति के बंटवारे की समस्या हल हो सकती है। ये केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के हितों के अतिक्रमण करने से भी रोकता है। न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को भी रोक सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है, ठीक है ना। हाई कोर्ट भी सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है कि कौन सा संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है। By which the problem of division of power can be solved. It also prevents the encroachment of the interests of the state by the central government. In Supreme Court can also stop the violation of fundamental rights by judicial review. The power of judicial review also applies to the laws made by the state legislature. This means that the judiciary can interpret the laws passed by the legislature and constitutions. अब न्यायपालिका और संसद के बीच में क्या रिश्ता है, ठीक है ना, किस तरह से ये दोनों अपना चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। न्यायपालिका और की सक्रियता से राजनीतिक व्यवहार और बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है। पहले जो विषय राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आते थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले आया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। उदाहरण के लिए हवाला मामले में, नर्सिंग मामले में, पेट्रोल पंप के अवैध आवंटन के मामले में, अनेक मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिए गए हैं कि राजनेताओं को और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच पड़ताल करें। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संज्ञान लेना। देखिए ये कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्सेप्ट है जनहित याचिकाओं का उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है आप समझ लीजिए। जनहित याचिकाओं में चलो कोई तो केस दायर करता है, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जो दायर ही नहीं होते। लेकिन न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं उनको तो दिखता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, तो न्यायपालिका अखबारों में छपी खबरों के माध्यम से, मीडिया न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो अगर खुद के ज्ञान में भी है तो ऐसे माध्यमों से कुछ चीजों को जो सर्टेन बहुत दिक्कतें हो रही है या बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में, तो संज्ञान ले सकती है और संज्ञान लेकर कोई फैसला दे सकती है। तो इस तरह से सरकार पर कहीं ना कहीं विधायिका पर और कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का काम हो रहा है। The tendency to defy the constitution has been curbed by the proactiveness of the court by behaving politically. Instructions
have been given to the executive institution to establish justice. For example, hawala cases, nursing cases, illegal allocation of petrol pumps. In many cases, the Central Bureau of Investigation has been directed to investigate against politicians and bureaucrats. तो इनमें संज्ञान लेकर और संस्थाओं को ये कहा गया कि आप जांच कीजिए। इससे क्या होता है, इससे न्यायपालिका और विधायिका में बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति भी कई बार बन जाती है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं? न्यायपालिका और विधायिका में टकराव के ऐसे कई मौके आए जब सर्वोच्च न्यायालय और संसद आमने सामने आ गए थे। ऐसा ही एक मामला संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिसमें संसद ने संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव हुआ। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर संसद ने रोक लगा दी थी। ऐसा उसने भूमि सुधारों के लिए किया। न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, लेकिन बाद में उसे मान लिया गया। There have been many occasions of conflict between the judiciary and the legislature when the Supreme Court and Parliament have come face to face. One such case is related to the right to property. Conflict ensued immediately after the Constitution came into force. The right to property was banned by Parliament. It did so for the land reforms. The court ruled that Parliament could not limit the fundamental rights. अब इनमें क्या क्या मुद्दे थे विवाद के केंद्र में? सबसे पहले 1967 से लेकर 1973 के बीच न्यायपालिका और संसद के बीच काफी विवाद रहे। वो क्या थे? सबसे पहला भूमि सुधार कानून, फिर निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम, भूमि अधिग्रहण करने के नियम, अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून और भूमि अधिग्रहित करने के कारण 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार कानून का जो केस आया वो भी बहुत विवादास्पद रहा था। So the main points of conflicts between the Supreme Court and, or you can say the judiciary and the legislature can be said as land reform law, prevention detention law, law of reservation in jobs, rule regarding to the acquisition of private property for public purpose, land acquisition rules, law relating to the compensation of acquired personal property and reasons of acquisition of land in 1973 Keshwanand Bharati versus Government of Kerala. अब this gave rise to the following questions. इससे क्या क्वेश्चंस उठे? इससे कुछ प्रश्न उठे। क्या प्रश्न उठे? क्या निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा है? मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा कितना है? संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा कितना है? क्या संसद उसको अपसाइड डाउन कर सकती है? क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे? क्यों? क्योंकि जो भूमि सुधार कानून थे वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल थे और आप सबको पता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो नॉन जस्टिफिएबल है, यानी कि वो किसी भी प्रकार से वाद योग्य नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे नॉन जस्टिफिएबल को लागू करने के लिए अगर आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो, अगर आप मौलिक अधिकारों का हनन करते हो तो न्यायपालिका कहां तक सक्रिय रहेगी? ये सब विवाद के क्षेत्र बन गए थे। What is the scope of right to private property? What is the scope of the parliament's power to limit, restrict and abrogate fundamental rights? What is the scope of the power of parliament to amend the constitution? And can parliament make laws that restrict fundamental rights to implement the directive principle of the policy, state policy? तो ये सारे क्वेश्चंस उस समय वहां उठे थे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण मामला जिसके बारे में हमने बात भी की थी वो था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामला। तो इस मामले में जो है किस तरह से किया गया फैसला वो हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो 1973 में आया था ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आपकी केस स्टडी में भी शामिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मुकदमे में न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पहले यही कहा गया था। संविधान संशोधन द्वारा भी इस ढांचे को नहीं बदला जा सकता। संपत्ति के अधिकार में विरासत मुद्दे के मामले में भी न्यायालय ने यही कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
न्यायालय ने ये निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है, यानी ये संसद डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नहीं है। इससे पिछले 23 सालों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और ये भी सिद्ध हुआ कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। In the trial, the court ruled that the constitution has a basic structure and no one, including parliament, can tamper with this basic structure. This basic structure cannot be changed even by constitutional amendments. Regarding the issue of inheritance of right to property, the court said that it is not a part of the basic structure. Therefore, appropriate restrictions can be imposed on it. तो पहले संसद ने कहा था कि आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते, लेकिन बाद में पहले न्यायालय ने कहा था कि आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते, लेकिन बाद में न्यायालय ने ही ये फैसला दिया कि संपत्ति का अधिकार किसी भी तरह से संविधान के मूल ढांचे का जो है हिस्सा नहीं है, तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। द कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू डिसाइड वेदर एन इश्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक फ्रेमवर्क और नॉट, and this ended the controversy that had been going on for the last 23 years. It was also proved that only the Supreme Court has the right to interpret the Constitution and tell how it can be amended or it cannot be amended. तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। हमने जितने भी एस्पेक्ट्स थे आपकी जुडिशरी न्यायपालिका के बारे में वो पढ़े, जिसमें केशवानंद भारती विवाद, न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर भी हम जल्दी से आएंगे। एंड आई कैन गारंटी यू कि नो क्वेश्चन इज गोइंग आउट ऑफ द क्वेश्चंस विच विल आई टेल यू। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।